एंजल जीएस क्लासेज। जैसा है कि आपको मैं बोलता हूँ कि अपने एंजल जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज बेसिकली अभी मैं कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि दूसरे टॉपिक का मैंने जैसे बोला था कल का वीडियो में कि उद्योग के बारे में बताऊंगा। उद्योग के बारे में स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके बारे में बेसिकली हम लोग आज समझते हैं कि आखिर सीएम एससी एसटी और सीएम जनरल उद्यमी योजना, सीएम बीसी ईबीसी उद्यमी योजना, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है सीएम जनरल उद्यमी योजना, सीएम बीसी ईबीसी उद्यमी योजना, सीएम एससी एसटी उद्यमी योजना, सीएम जनरल वुमेन उद्यमी योजना, सीएम ऑल कैटेगरी वुमेन उद्यमी योजना। इसमें बेसिकली आज हम लोग समझते हैं, प्रोजेक्ट भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसमें बेसिकली आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की राशि आपको सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपके उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेगा। आपको आपके उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेगा, जिसमें होगा कि आपका जैसे 50% सब्सिडी के रूप में, सब्सिडी के रूप में माफ होगा। ठीक है, माफ होगा। और जो 50% है, जो 50% है, इसको 7 साल में सधाना है। यानी आपको 84 किस्त में, ठीक है, 84 किस्त में आपको सधाना होगा। चौरासी किस्त में आपको सधाना होगा। इसमें अब जैसे कि हम लोग इसको समझते हैं विस्तार रूप से कि इसमें जो मान लीजिए कोई व्यक्ति कि आपका 10 लाख रुपए लेता है, ठीक है, कोई उद्योग लगाने के लिए, तो 10 लाख में आपका 5 लाख माफ हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख माफ हो जाएगा और 5 लाख जो है, 5 लाख को 84 किस्त में सधाना होगा। 5 लाख इसको कितने किस्त में? 84 किस्त में सधाना होगा। ठीक है, अब इसको हम और विस्तार से जाने तो 5 लाख को जैसे सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी, तो उसमें क्या है कि आप बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। एस्टेब्लिश करने के बाद आपको 1 साल तक आपको सरकार को कोई किस्त, कोई ईएमआई, कोई किसी प्रकार का भी परसेंटेज ब्याज या सब कुछ नहीं देना है इसमें 1 साल तक। 1 साल के बाद आपका ईएमआई शुरू होगा। 1 साल के बाद आपका ईएमआई स्टार्ट होगा, जो कि 7 सालों तक चलेगी। ठीक है, अब इसको और आगे जानकारी के लिए समझते हैं। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे इसको और अच्छे से समझने के लिए कि अब इसमें समझते हैं कि सरकार पैसा किस तरह से देगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको, मतलब हम लोगों के लिए है, हम लोगों का जो अभी मतलब 2022 से पहले वाला जो भी अप्लाई किया था, उनके लिए प्रावधान है पैसा का कि 3 किस्त में मिलेगा हम लोगों को पैसा। ठीक है, कितने किस्त में? तो 3 किस्त में, 3 किस्त में। ठीक है,
पहले हम लोग पहले मिलेगा 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, जिसमें आपको दुकान के लिए जमीन और शेड निर्माण, शेड मतलब समझ ही रहे होंगे कि दुकान के लिए आप भवन निर्माण कर रहे हैं कि कहाँ पे फैक्ट्री बैठाना है, वो सब के लिए आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। अब 2.5 लाख रुपए मिलने के बाद आप ऐसा क्या कीजिएगा कि फिर दोबारा वाला किस्त मिले। सबसे बड़ा बात ये होता है कि सरकार से सेकंड किस्त कैसे ले। तो इसके लिए शेड निर्माण आप करवा लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अगर ईंट भी खरीदते हैं, ईंट, ठीक है, शेड निर्माण के लिए दुकान पे मतलब जहाँ पे भी दुकान एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे आप मतलब बनवा रहे हैं घर टाइप का कि अपने फैक्ट्री को स्टेबल करने के लिए, तो उसके लिए अगर ईंट भी खरीदते हैं तो ईंट खरीदिएगा जिस भी जगह से, उसमें आपको जीएसटी के साथ पक्का बिल लेना होगा, ठीक है। बालू के लिए लागू नहीं है, बालू के लिए आपको लागू नहीं है जीएसटी वाला, ठीक है। लेकिन इसमें भी है कि इसमें भी प्रावधान है, जैसे किसी को मतलब ट्रैक्टर से अगर मंगाते हैं तो एक चालान कटता है उन लोगों का भी जो लाता है, वो चालान आप उस व्यक्ति से लेना होगा। और दूसरी चीज, उस चालान में ये भी रहता है कि उस व्यक्ति का नाम और ट्रैक्टर पे नंबर, ये सब कुछ लिखा रहता है, वो चालान आपको चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे छड़ हो गया या सीमेंट हो गया, वो जीएसटी के साथ पक्का बिल चाहिए, जीएसटी के साथ पक्का बिल चाहिए, ठीक है। आप कितने का सामान खरीदा उसका आपको पक्का में बिल चाहिए। लेबर का खर्च आप कैश ही दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जहाँ भी कोशिश करेंगे, जहाँ भी पेमेंट करेंगे इसके लिए, तो उसमें आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने का मतलब कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हम इस जगह पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है। आप चेक से करिए या मतलब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जब ये आप, ठीक है, जब ये सब कुछ आप पक्का बिल ले जाके उद्योग विभाग के ऑफिस में सबमिट कीजिएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब इसके लिए जो 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए शेड निर्माण के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। कहने का मतलब कि 1 महीने में आप अपना शेड तैयार कर लीजिए। जहाँ भी अगर रेंट से ज़मीन ले रहे हैं तो रेंट का ज़मीन पे आप वहाँ पे बनाइए, ठीक है, और उस पे आप अपना बना के और पक्का बिल ले जाके उद्योग विभाग में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट किस्त मिलेगा 5 लाख का। जो 5 लाख का होगा उसमें आपका मान लीजिए कि जैसे मशीनरी बैठाना चाहते हैं, कोई अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको उद्योग रेडीमेड वस्त्र निर्माण का उद्योग लगा रहा है, तो उसके मशीन खरीदने के लिए, रेडीमेड वस्त्र निर्माण के लिए जो मशीनें लगेगी उसके लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं कि आप जाके मशीन खरीदिए और लाके एस्टेब्लिश कीजिए। उसका भी प्रावधान यही है कि जीएसटी के साथ आपको मशीनें खरीदनी होगी पक्के बिल के साथ, ठीक है। ये नहीं कि आजकल कोई भी सामान खरीदने जा रहा है तो हाँ जनरली बिल बना के दे रहा है लो कि लीजिए हो गया, तो वैसा मान्य नहीं होगा। आप जो भी काम कीजिएगा पक्के बिल के साथ विथ जीएसटी, ठीक है, उसके साथ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बचा, ये दोनों मिला के हो गया 7.5 लाख रुपए। जो नेक्स्ट 2.5 लाख है, जब इसको पक्का बिल सबमिट कीजिएगा उद्योग विभाग में, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे।
तो 2.5 लाख किस चीज के लिए मिलेंगे? तो वो आपका कच्चा माल हो गया, कच्चा माल खरीदने के लिए। ठीक है, तो कच्चा माल कहने का मतलब क्या है? जैसे कि कच्चा माल वो हो चीजें हो गई कि आपको मतलब अगर उद्योग रेडीमेड वस्त्र निर्माण के लिए मशीन बैठा दिए हैं, तो उसके बाद आपको उसको सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, सुई चाहिए, या ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी लगता है रेडीमेड वस्त्र निर्माण में, बटन, ये सब कुछ वो कच्चा माल में गिना जाता है। ठीक है, तो उसको खरीदने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, कितने? 2.5 लाख रुपए दी जाएगी। तो टोटल 10 लाख रुपए हो गई। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब इस उद्योग का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम इस उद्योग का लाभ कैसे उठा सकते हैं। सरकार का मेन मोटो है कि जिस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसके अनुसार देखते हुए सरकार ये मतलब योजना लाई कि हर किसी को तो सरकारी जॉब मिल नहीं सकता है, तो इसके लिए योजना लाई कि आप अपना बिजनेस और खुद का मालिक खुद बनिए। तो उसके लिए ये चीजें लाई कि आप खुद मतलब किसी के अंडर में ना काम करके आप खुद का मालिक बनिए और अपने उद्योग एस्टेब्लिश कीजिए, उद्योग एस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है, और अपने अंदर में कम अगर 10 लाख का लोन ले रहे हैं, ठीक है, 10 लाख का लाभ ले रहे हैं सरकार से, तो उसमें आपको ये भी चीजें दिखानी होगी कि आप 10 लाख में 10 रोजगार आप सृजन कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि 10 लोगों को अपने कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। आप चाहे तो उससे भी अधिक दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 8 कम से कम शो करना पड़ेगा कि हाँ हम 8 लोगों को रोजगार दे रहे हैं इस चीज में। ठीक है, जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप लोगों को दिखाना होगा डीपीआर, जो आगे ट्रेनिंग के जो 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें आप लोगों को ये चीजें बताई जाएगी कि डीपीआर बनेगा। तो डीपीआर में ये भी शो करना पड़ेगा कि आप 10 लाख ले रहे हैं सरकार से, तो आपके पास कितना लेबर काम करेगा, वर्कर काम करेगा। और वर्कर काम करेगा तो कौन होगा जो मतलब शिक्षित होगा, कौन होगा जो अशिक्षित होगा, कौन होगा जो अर्धकुशल होगा, ये सब चीजें आपको डिटेल में डालनी होगी। ठीक है, उसको कितना सैलरी दीजिएगा, ये सब डिटेल आपको डीपीआर में दिखानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को बाद में समझेंगे। अब आते हैं प्रोसेस नेक्स्ट पे कि आखिर इस योजना का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप अभी जो 2022 चल रहा है, मार्च में फॉर्म इसका भराना शुरू होगा। मार्च या मार्च लास्ट के बाद जब भी स्टार्ट हो, ठीक है,
तो CM CST या CM उद्यमी योजना सर्च कीजिएगा तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अप्लाई शुरू होगा। अब अप्लाई आप लोग कैसे कीजिएगा, ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इतना सारा है, मैं कुछ पढ़ देता हूँ, बाकी आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मैं डाल दूंगा। एंजल GS क्लासेज का जो ग्रुप है उसमें से आप लोग जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बेकरी उत्पाद, बोलने का मतलब कि ये प्रोजेक्ट है कि पावरोटी, बिस्कुट इत्यादि मतलब बनाना। ठीक है, इसके लिए मशीन बैठाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन। इसका उत्पादन करने के लिए आपको चक्की लगाना पड़ेगा कि उसका उत्पादन कर सके। उसके बाद तीसरा है पशु आहार उत्पादन, मतलब गाय भैंस या इस सब के लिए आपको आहार उत्पादन जो होता है कि मक्का और ये बाजरा और सब कुछ मिलाकर उसको किया जाता है कि मुर्गी मतलब सॉरी गाय भैंस के लिए आहार तैयार हो। ठीक है, मुर्गी दाना का उत्पादन, मुर्गी दाना का पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके लिए भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप इसमें टोटल है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, टोटल है 98। ठीक है, आप इसमें जाके अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया तो सरकार आपको भी ये चीज़ें बोलती है कि आप अपना कुछ नया आइडियाज सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम इसी में से डालें। आपके पास अगर कुछ नया आइडियाज है तो उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। उसमें कितने लागत आएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको 10 लाख मैक्सिमम होगा, 10 लाख मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद तेल मिल हो गया, मसाला उत्पादन हो गया, नमकीन उत्पादन हो गया, आइसक्रीम उत्पादन हो गया, जैम जेली सॉस उत्पादन हो गया, उसके बाद नूडल्स उत्पादन हो गया, दाल मिल हो गया, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन हो गया, पॉपकॉर्न उत्पादन हो गया, अचार मुरब्बा उत्पादन हो गया, पोहा चूड़ा उत्पादन हो गया। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अपने बिहार में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, डिमांड भी है। बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, कहने का मतलब सीड प्रोसेसिंग एंड पैकिंग। इसका मतलब कि आप बीज जो होते हैं उसका प्रसंस्करण कराइए और उसका पैकिंग करके मार्केट में बेचिए। ठीक है, उसके अलावा मधु प्रसंस्करण कि शहद का आप उत्पादन कीजिए, फलों के जूस की इकाई। ठीक है, मखाना प्रोसेसिंग, अपने बिहार में अभी मखाना का बहुत कमी है, जो कि कुछ दिन पहले करंट अफेयर में हम बिहार के करंट अफेयर में भी पढ़ाए थे कि मखाना अब डाक विभाग से बाहर से आ रहा है, जिसमें आपको खरीदने पे 10% की डिस्काउंट भी होगी। ठीक है, तो इसका भी आप कर सकते हैं। मिठाई उत्पादन का भी कर सकते हैं, बोतल बंद पानी का भी कर सकते हैं। बढ़ई गिरी, जो बढ़ई पहले से है, अगर पढ़ा लिखा है, 10th पास है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बांस का सामान फर्नीचर उत्पादन इकाई, बढ़ईगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर, इसका भी कर सकता है। बेत आप लोग जानते ही होंगे, जो हम लोगों के नदी के किनारे या जंगल झाड़ी में बेत जो होता है, उसका फर्नीचर निर्माण। ठीक है, सीमेंट की जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि, जो सीमेंट का आजकल जाली आ रहा है, वेंटिलेटर आ रहा है, उस टाइप का। ठीक है, फ्लाई एस ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री, जो अगर मकान बनने वाला है उसके निर्माण में क्या क्या सामग्री लगेगी, उसका भी आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कि 5 लाख सरकार से ले, हम बाहर से माल मंगाए, यहाँ पे सेल करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सरकार दे रही है उद्योग एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो सीमेंट ब्लॉक एवं टाइल्स। ठीक है, उसके अलावा आ गया कंक्रीट हॉर्न पाइप। ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, इसके लिए भी आप सामान बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या चीज़ें लगती है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल जो बनता है उसका कटिंग करे और पॉलिशिंग करे, इसका भी उद्योग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर, साबुन एवं शैम्पू, इसका भी उद्योग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मच्छर भगाने की टिकिया, इसका भी आप मॉस्किटो रिपेलेंट मैट ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डिस्पोजल डाइपर एवं सैनिटरी नैपकिन, हाथ से बना हुआ कागज, ठीक है। उसके बाद बिंदी एवं मेहंदी उत्पादन इकाई, केश का तेल उत्पादन, केश मतलब बाल में लगाने वाला तेल जो होता है वो, उसका भी आप अगर उसके बारे में नॉलेज है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने बिहार में देखिए, मैं बेसिकली बता दूं कि अपने बिहार में अगरबत्ती अभी नहीं है। अगरबत्ती ऐसे बिक रहा है लेकिन अपने बिहार में उसका फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। अगरबत्ती उत्पादन, मोमबत्ती उत्पादन, नोटबुक फोल्डर उत्पादन, प्लास्टिक सामग्री, बॉक्स बोटल्स, स्पोर्ट्स जूता का उत्पादन, पीसीबी जूता चप्पल, मतलब ऐसे ही जनरली जो जूता चप्पल यूज करते हैं उसका निर्माण भी आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रबड़ का मोहर, उसका भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। एल्युमिनियम फर्नीचर का निर्माण, उसका भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कृषि यंत्र निर्माण, इसका भी आप कर सकते हैं। गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, इसका भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल बेड ट्रॉली निर्माण इकाई, हॉस्पिटल का बेड जो बनता है, ट्रॉली निर्माण इकाई, ये सब आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसका फैक्ट्री। मधुमक्खी का बक्सा का निर्माण, इसका भी। हल्के वाहन के बॉडी का निर्माण, जैसे टू व्हीलर हो गया या हल्का जो भी टेम्पू हो गया या जो भी कुछ हो गया, तीन पहिया, ठीक है, हल्का में हो तो उसका भी आप बॉडी का निर्माण करने के लिए सरकार आपको पैसे दे रही है। आभूषण निर्माण वर्कशॉप, जैसे मतलब गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप अभी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर उसके बारे में नॉलेज है तो। रोलिंग शटर, स्टील का बॉक्स, ट्रंक, रैंक निर्माण, ठीक है। स्टील का फर्नीचर, उसको भी आप बना सकते हैं। स्टील का अलमीरा निर्माण, इसको भी बना सकते हैं। एलईडी बल्ब, सजावटी बल्ब निर्माण, जो आजकल जनरली हम लोग देख रहे हैं कि हर घर में एलईडी बल्ब का यूज हो रहा है। अगर उसका निर्माण आप खुद से करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए फैक्ट्री, अगर उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसको बेझिझक बैठा सकते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, यूपीएस, सीवीटी असेंबली, मतलब कहने का मतलब कि आप बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं, उसको आप फिट करके मार्केट में सेल करते हैं, उसको असेंबलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेबलाइजर हो गया, इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया, जो यूपीएस का बेसिकली यूज होता है कि कंप्यूटर के लिए, ठीक है। सीवीटी असेंबलिंग, ठीक है। कूलर का निर्माण, अगर कूलर आप लोग बनाते होंगे या नॉलेज होगा तो उसका भी आप लोग कर सकते हैं। आईटी बिजनेस केंद्र, ये मेरा है, ये सेक्टर होता है, हम इसको अप्लाई किए, ये मेरा बिजनेस है। तो इसमें होता क्या है कि आप सर्विस दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे बिहार में एक और चीज नहीं है जो कि चूड़ी और लहठी का, चूड़ी और लहठी, अपने बिहार में पश्चिमी चंपारण में खासकर मैं बोल रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में इसका फैक्ट्री है, लेकिन अपने पश्चिमी चंपारण में इस चीज का फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर जो भी प्रोजेक्ट चुनते हैं, जो भी, उसके बारे में अच्छे से मार्केट में पता कर लीजिएगा कि आने वाले फ्यूचर में उसका डिमांड कैसा है, डिमांड बढ़ेगा घटेगा कैसा है। मेरा बिजनेस, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस चुन लेते हैं जो कि आगे चल के बंद हो जाए तो उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा बिजनेस या ऐसा प्रोजेक्ट चुनिएगा जो कि आपका एनी टाइम जरूरत हो। जैसे एलईडी बल्ब का, एलईडी बल्ब वो हो गया कि आपको एनी टाइम जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि ये इन्फिनिटी टाइम के लिए चलता रहेगा, नहीं, फ्यूज होना ही है। लोग फ्यूज
बहुत कम ही लोग होते हैं कि जाके बल्ब बनवाते हैं, सोचते हैं उससे बढ़िया नया ले लूँगा कि 1 साल का रिप्लेसमेंट है। ऐसे में मैं पुराना बनवाऊँगा तो क्या गारंटी है कि पूरा 1 साल चलेगा। तो इसलिए वो लोग मतलब ऐसा बिजनेस चुनिए कि आपको चलता रहे, रुके नहीं, ठीक है। तो जैसे चूड़ी लहठी हो गया, ये अपने कभी बंद होने वाला चीज नहीं है। इसका मार्केटिंग भी जरूरत है लोगों को, हमारे समाज को इसकी जरूरत है, हर एक चीज के लिए जरूरत है, ठीक है। तो इसका हमारे पश्चिमी चंपारण में कहीं नहीं है फैक्ट्री। अदरवाइज आपको इसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा कि हाँ हम लोग थे कहा कि लोन कैसे ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट चुनना होगा। एक प्रोजेक्ट अपना चुन लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना जो भी दुकान का नाम रखना है, जैसे मेरा है कि हाँ हम मुकेश इंटरप्राइजेज है, ठीक है। तो वैसे ही आपका कुछ आप सोच सकते हैं। तो जो भी दुकान का नाम रखना होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ ताकि जो मैंने गलती किया है वो आप लोग गलती ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार सोच समझ के वो चीजें कर लीजिएगा। तो जो भी दुकान का नाम रखना है, जो भी आपको कंपनी का नाम रखना है, जो भी आपको मतलब ये क्या कहा जाता है उद्योग का नाम रखना है, उसको एक चीज और, ये जैसे अब मान लीजिए हम नमकीन का उत्पादन किए, तो अब जैसे आप देखिए हमारे मार्केट में एक बिकता है कि हाँ कुछ कुछ सब कुछ, बीका जी, ये सब नाम सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है कि बेसिकली आप अच्छा नाम सोचिए, स्टैंडर्ड नाम सोचिए कि लोगों को अच्छा लगे, आपका प्रोडक्ट सुनने में भी देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो उससे पहले कि जैसे मान लीजिए आजकल हम लोगों को लोकल मिलता है मंत्री जी, दरोगा जी, तो और क्या क्या पता नहीं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे हैं। तो वैसा नाम लोकल टाइप का नाम मत रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर देख लीजिए जीएसटी करा लेते हैं, उसके बाद फिर नाम चेंज कराने के लिए कंपनी का बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए पहले ही सतर्क रहिए कि जो गलती हमसे हुई है वो गलती आप लोगों से ना हो। स्टैंडर्ड लेवल का नाम सोचिए और उसको उस नाम से जीएसटी कराइए, जीएसटी करा लीजिए, ठीक है। जीएसटी कराने के बाद उसी नाम से, मतलब जो नाम आप जैसे मान लीजिए कि आप सोचे क्या कि क्या सोचे हो, कुछ कुछ भी सोच लीजिए, जैसे कि हो गया एक्सीलेंट टेक्सटाइल, ठीक है। एक्सीलेंट टेक्सटाइल अगर मान लीजिए रख लेते हैं, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग में भी आता है, या ये सब कुछ भी में आता है, बहुत सारी चीज़ों में टेक्सटाइल यूज होता है। तो एक्सीलेंट टेक्सटाइल रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको रख लेते हैं, तो इसके ही नाम से जीएसटी कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसी के नाम से करेंट अकाउंट भी खुलेगा, करेंट अकाउंट भी आपका इसी के नाम से खुलेगा, न कि आपके पर्सनल नाम से नहीं खोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये चीजें मैं बता रहा हूं कि जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो आपके अपने कंपनी के नाम से ही करेंट अकाउंट खुलेगा। अब करेंट अकाउंट खोलने का क्या होगा प्रोसेस, जनरली जाइएगा बैंक में, बोलिएगा करेंट अकाउंट खोलना है, नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा भाई? तो हर किसी को करेंट अकाउंट नहीं खुलता है। आपको वहाँ पे जीएसटी लेके जाना होगा, वहाँ पे आपको बताना होगा कि हाँ हम CMSCST का मतलब फॉर्म भरे हैं, उसके लिए फॉर्म भर रहा हूँ, चाहे भर दिया हूँ, उसके लिए मुझे करेंट अकाउंट चाहिए, ठीक है।
तो वो आराम से आपका करेंट अकाउंट खोल देगा। करेंट अकाउंट खोलेगा तो उसके साथ आपको एटीएम दे देगा, चेकबुक दे देगा, जिसको आपका यूज होगा, चेकबुक का आपका यूज होगा। ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त करने के बाद, ठीक है, आपका देखा जाएगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन कहने का मतलब कि आप कितने इंटर है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, या पीएचडी है, या मतलब कोई टेक्निकल लाइन से है, या कोई मतलब जो कुछ भी है। ठीक है, तो एमबीए के स्टूडेंट है, तो अगर जो कुछ भी आपका डिटेल है उस चीज के बारे में आप लोग डालिएगा। ठीक है, वो आपका एजुकेशन मैटर रखेगा, और आपकी उम्र सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपकी उम्र सीमा 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दिए, उसके बाद होगा क्या। उसके बाद आप लोगों को इंतजार करना होगा फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, इंतजार करना होगा, अदरवाइज आप लोग जाके बार बार अपना चेक भी कर सकते हैं। सीएम SC/ST या सीएम उद्यमी योजना पे लॉगिन करके आपका आधार कार्ड से और मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उसमें दीजिएगा, उसी से आपका खुलेगा। ठीक है, तो एक मैं बता देना चाहता हूं कि जो मोबाइल नंबर दीजिएगा वो शुरू से लेकर लास्ट तक एनी टाइम के लिए आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद भी वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है। उसके बाद हम लोग जैसे फॉर्म भर दिए, उसके बाद आपको इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद आपको उद्योग विभाग से, अगर आपका सब कुछ सही रहा, अगर आपका फॉर्म सही रहा, सब कुछ सही गया, ठीक है, तो आपको उद्योग विभाग से कॉल जाएगा। कहने का मतलब कि आपको कॉल जाएगा। एक और चीज मैं इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि ऐसे में बहुत सारी दलाली भी होती है, ब्रोकर भी आते हैं कि हाँ हम आपका काम करा देंगे, आप हमको 40,000, 50,000 या लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, जैसा जो मुल्ला मिलता है उससे लिया जाता है। तो इस चीज से बचे रहे। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी को इसमें सरकार एकदम, अगर कोई मांगता भी है तो आपको अगर डाउट है तो आप उद्योग विभाग में जाके मिलिए, वहाँ के जो भी स्टाफ है या मतलब जो भी डायरेक्टर है उनसे मिलिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए, उनसे राय लीजिए, बेझिझक आप उनसे राय ले सकते हैं। तो इस चीज से भी बचे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आपका फॉर्म भरा गया, अगर सब कुछ सही रहा तो उद्योग विभाग के द्वारा ठीक है आपको जाएगा कॉल। आप कॉल कैसे जाएगा, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपने फॉर्म फिलअप में दिया था, रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे आपको कॉल जाएगा और आप लोगों को बुलाया जाएगा उद्योग विभाग में। ठीक है, उद्योग विभाग में जाने के बाद आप लोगों का होगा क्या कि जो फॉर्म भरे हैं, जैसे अब देखिए जो अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसमें एक और चीज डालना होता है कि आपका बजट कितना है। अगर मान लीजिए अगरबत्ती आप डालते हैं तो उसको बजट भी दिखाना होगा कि मेरा बजट इतने लाख तक का है। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस गया, मेरा बजट गया 10 लाख, तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि 10 लाख का कौन कौन सामान ले रहे हैं। ठीक है, उसको इस चीज को दिखाना होगा उसमें। तो उद्योग विभाग में आपको बुलाया जाएगा। उसको क्या कहा जाता है बेसिकली, उसको समझ लेते हैं। जो बजट आपका लगेगा, जो आप दिखाते हैं फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पीपीआर। ठीक है,
पीपीआर के प्रारूप से ही बनता है डीपीआर। ठीक है, ये सब चीजें मैं पढ़ा दूंगा बाद में, बेसिकली अभी समझते हैं। तो आपको उद्योग विभाग से कॉल जाएगा, आप सभी को मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि आप 600 या 700 या 1000 स्टूडेंट पश्चिमी चंपारण से चुने जाते हैं उद्योग एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो उनको बुलाया जाएगा बीट वाइज। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर पे अप्लाई किए हैं। जैसे आपका नंबर आएगा आपको उद्योग विभाग के द्वारा कॉल करके बुलाया जाएगा कि हाँ आप आइए और आप अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो सब कुछ A to Z, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, GST सब कुछ लेके जाना होगा वहाँ पे जाने के बाद आपको एक बार पहले कंफर्म करेंगे उद्योग विभाग के ऑफिसर। ठीक है, आपसे डॉक्यूमेंट सब ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको उस टाइम छोड़ दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट लेकर और आपको सिग्नेचर कराकर आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आपको बुलाया जाएगा दूसरे बीट में कि हाँ आप आइए। हम लोगों का तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन आने वाले 2022 के कैंडिडेट के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि अब डिले नहीं होगा। सरकार नहीं चाहती है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम जाए। हम लोगों का डिले होने का कारण था कि कोरोना काल, ठीक है, तो उस वजह से हम लोगों का डिले हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को कोरोना काल नहीं आया रहता तो अब तक हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया रहता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर फोन आएगा जिसमें आपको पटना से आएंगे लोग अफसर और वहां पे आप लोगों की चेकिंग होगी फिर से दोबारा, और आपसे दो फाइलें करके और सारे डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी सबमिट कराए जाएंगे, जिसमें आपको जिस जमीन पे आप दुकान खोलना चाहते हैं उस जमीन का रसीद दीजिए। ठीक है, या बिजली बिल दीजिए, उसका फोटोकॉपी देना पड़ता है। ठीक है, अगर रेंट पे लेके दुकान चलाना चाहते हैं, जैसे रेंट पे जमीन लिए, तो उसको आपको रेंट का एग्रीमेंट कराना होगा अपने नाम से, और उस एग्रीमेंट को आपको जमा करना होगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर से आपको फाइनली बुलाया जाएगा कि हाँ आप आइए, और अगर ये सब कुछ जांच के बाद आपका सही पाया जाता है तो उसके बाद आप लोगों को फिर से कॉल करके बुलाया जाएगा कि आप लोग आइए ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में जाने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि 15 दिन का ट्रेनिंग है, 15 दिन का। ठीक है, अब इस 15 दिन के ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। पहले देखिए, पहले तो लोग पटना जाके ट्रेनिंग करते थे, वहां पे बुलाया जाता था, लेकिन अब होम सेंटर हो गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से ही कि होम मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो पहले अगर बुलाया जाता था पटना तो वहाँ पे आपको खाने का खर्चा, रहने का व्यवस्था, ईच एंड एवरीथिंग उद्योग विभाग करता था। लेकिन पटना वाला उद्योग विभाग, ये मत सोचिएगा कि ये तो यहाँ का नहीं, जहाँ भी बुलाएगा वहाँ का वो उठाएगा खर्चा। ठीक है, अब आते हैं कि 15 दिन के ट्रेनिंग में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपने होम डिस्ट्रिक्ट में किए ट्रेनिंग तो आपको खाना मिलेगा, एक टाइम का दोपहर का लंच मिलेगा, उसके सिवा चाय मिलेगा। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी आपको, वहीं पे अवेलेबल होगी। ठीक है, और 15 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। इस ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद, जैसे हम लोगों का आज 11 दिन खत्म हो गया, 4 दिन का और ट्रेनिंग बचा है, 4 डेज का और बचा है। अब हम लोगों का डीपीआर स्टार्ट होगा, डीपीआर बनाना। ठीक है, डीपीआर पीपीआर का प्रारूप हम जैसे बताए थे वो हम लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को 15 डेज के ट्रेनिंग में टेस्ट लिया जाएगा कि जो क्लास में पढ़ाया गया वो आप लोग कैसे सीखे। ठीक है, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा
ट्रेनिंग में जाने से पहले आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा, ताकि ट्रेनिंग में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा यानी सरकार के तरफ से एक तरह से कहा जाए तो आपको लाइसेंस मिल रहा है कि हाँ, आप इस काम के लिए इलिजिबल है। ठीक है, तो आप उद्योग स्थापित करने के लिए आप मतलब इलिजिबल है, तो इस चीज़ को मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा। एक और मिलेगा शायद 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह या 10 दिन बाद ऐसे करके मिलता है। 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपका चाय खाना वहीं पे रहेगा, और बाकी अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, कहीं बाहर जाके कहीं बाहर बुलाता है, जैसे पटना बुलाता है, तो वहाँ पे आपका रहना खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग का खर्च, बशर्ते आपका कपड़ा नहीं। ये मत सोचिएगा कि ईच एंड एवरीथिंग कर रहा है तो कपड़ा का भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खाने का रहने का मतलब सब कुछ का खर्चा उठाएगा सरकार ही। ठीक है, तो वो खाना चाहे आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, और शायद बाहर पे आपको आने जाने का भी खर्च दिया जाएगा। ठीक है, अगर बाहर पटना बुलाता है ट्रेनिंग के लिए तो आपको आने जाने का भी खर्च उसके सरकार के तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने के बाद, सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, आप लोगों को फिर से छोड़ दिया जाएगा कि आप लोग जाइए, सब कुछ तैयार हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। फाइनली आप लोग निश्चिंत हो जाइए, और उसके बाद जैसे 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन या 2 महीना के अंदर आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। तो हम लोगों में था कि 3 बीट में पैसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 2022 सेशन वाला जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उनको 2 बीट में पैसे मिलेंगे। कहने का मतलब 2 बीट में पैसे मिलेंगे। पहले आप लोगों को अगर इस टाइम अप्लाई करते हैं तो पहले आप लोगों को 4 लाख मिलेगा, 4 लाख। उसके बाद जब इस 4 लाख का बिल आप सबमिट कीजिएगा तो नेक्स्ट आपका अप्रूव होगा 6 लाख का, 6 लाख का। ठीक है, हम लोगों में वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पुराने स्टूडेंट में आ गए, तो वैसा हम लोगों के लिए प्रावधान नहीं था। लेकिन अब सरकार कर दिया है कि 2022 सेशन से जो भी रजिस्ट्रेशन ये अप्लाई करता है उनको ये 2 बीट में पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये जो 2 बीट में पैसे मिलेंगे, तो 2 बीट का बहुत सारे ये भी होता है कि हाँ, कि सरकार से पैसे उठाने के लिए उठा लेते हैं लेकिन पचा भी लेते हैं, कि सोचते हैं छोड़ो यार 4 लाख आ गया ना, अब क्या जरूरत है, उसको निश्चिंत रहो। तो वो कोई 4 लाख आप लेके कुछ नहीं बिगाड़ लीजिएगा, आप खुद का अपना किस्मत बिगाड़िएगा। ठीक है, अगर एक बार स्टेबल हो जाते हैं, मार्केट में बन जाते हैं, तो वैसे 4 लाख या 5 लाख रुपए आते जाते रहेंगे, और उससे आपसे और आपके मतलब समाज का विकास होगा। योगदान कीजिएगा, 10 लोगों को आप रोजगार दीजिएगा, 10 परिवार को आप पेट भरिएगा। ये मायने रखना चाहता है सरकार, हमारी गवर्नमेंट है, तो ये चाहती है कि आप 10 लोगों को रोजगार दें, 10 लोगों का 10 परिवार को पेट भरे। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिलेगा। अब ये सारी चीजें तो मैंने बता दी। अब एक और पॉइंट बच गया, वो क्या है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो 84 किस्त है, 84 किस्त में आप लोगों को पैसा जो सधाना है, उसमें ये प्रावधान है कि आपका किस्त टूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब जैसे होता है कि हाँ, 1 महीना का पे हुआ, किसी कारणवश अगले महीना का पे हम नहीं कर पाए, या मतलब
अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और चेक बाउंस कर गया, तो उस कंडीशन में सरकार आपसे पूरे 10 लाख रुपए वसूल लेगी। पूरे 10 लाख, अगर 10 लाख ले रहे हैं तो ठीक है। जितने भी, अगर आप 5 लाख अमाउंट ले रहे हैं तो सरकार आपसे 5 लाख रुपए ले लेगी, ठीक है, उस कंडीशन में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस्त आपका टूटे नहीं, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आप रख रहे हैं तो आप बैंक में 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए एनी टाइम आपका अवेलेबल रहना चाहिए कि जब भी आपका अगले साल से स्टार्ट होगा किस्त तो वो ऑटोमेटिक आपका बैंक काटते रहे, भले सरकार काटते रहे आपके बैंक अकाउंट से, और आप फिर से अगर कम हो रहा है जैसे 40,000 50,000 पे आ गया तो फिर से आप पैसे उसमें डाल दीजिए ताकि आपका प्रोसेस जारी रहे, कंटिन्यू रहे, ताकि आपको परेशानियां झेलनी ना पड़े, ठीक है। तो एक और चीज समझ लेते हैं कि जीएसटी अगर आप लेते हैं, ये भी चीज इसको भी समझना जरूरी है। एक होता है तिमाही 3 महीने पे, एक होता है एनुअल, ठीक है, एक होता है 1 मंथ, 3 तरह का होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जीएसटी खुलवाना चाहते हैं, 3 महीने पे पेमेंट करने वाला या एनुअल पेमेंट करने वाला या 1 मंथ वाला लीजिएगा, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब कि हाँ, अगर आप 1 मंथ वाला लेते हैं तो हर मंथ आपको फाइल रिटर्न करना होगा। अगर इट में भी किसी कारणवश, भले आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, 0 फाइल ही रिटर्न करना होगा। या तो आप, अगर उसके बारे में जानकारी है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो मच बेटर, अगर नहीं कर सकते हैं तो जीएसटी केंद्र पे जाइए और आप उनसे मिलिए और बोलिए कि हाँ मेरा 0 रिटर्न फाइल करिए, या जीएसटी जहाँ पे खुलवाइएगा वो आपको खुद कॉल करके बोला जाएगा कि हम, कि आपका मतलब रिटर्न करना है, आपका चार्जेज है। वो ऐसे जेन्युइनली मांगता है लो 300 रुपये, 300 रुपये मंथली का मांगता है लो, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहे तो 200 रुपये दीजिएगा, ठीक है, 200 रुपये महीने दे सकते हैं। अगर 3 माही है तो 3 माही में 500 रुपये आप पेड कर सकते हैं, 500 रुपये पेड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका 0 रिटर्न फाइल में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये चार्ज किस लिए 500 रुपये ले रहा है, तो उनका जो अकाउंटेंट बैठता है, जो आपका मेंटेन करता है, उसका चार्ज है, ठीक है। आपका जब कोई जीएसटी से सामान खरीदिएगा कब, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा तब आप सामान खरीदना शुरू कीजिएगा, तब उस टाइम आपको मतलब उस टाइम अकाउंटेंट की जरूरत होगी कि कुछ पैसे कम करा दे। मतलब जब इन टैक्स भरिएगा, टैक्स पेमेंट कीजिएगा तो उस टाइम आपका कम करा दे, उस टाइम के लिए जरूरत होती है। लेकिन अभी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से 0 रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो मच बेटर दैन, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो जीएसटी केंद्र में जाके आप वहां से हर मंथ रिटर्न फाइल कीजिए या 3 महीने पर रिटर्न फाइल कीजिए और उसको जो चार्ज बनता है उस बंदे को दीजिए, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी था। अगर किसी कारणवश आपका ये चीज टूटता है, मान लीजिए कि हम रिटर्न फाइल नहीं किए, तो जीएसटी के द्वारा, गुड्स सर्विस टैक्स के द्वारा, ठीक है, आपको फाइन मार दिया जाता है, फाइन मारा जाता है, जिसमें आपको फाइन पेमेंट करना होता है। तो वो महंगा पड़ जाएगा। जहां हम 200 रुपये महीने का दे रहे थे तो ये फाइन भी देना होगा और प्लस में ये 200 रुपये देना होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद एक नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा पीएमईजीपी पे, ठीक है, ये सीएम SC ST का था, अब पीएमईजीपी को भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसको प्रोजेक्ट का मैं PDF टेलीग्राम लिंक पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और वहां से PDF डाउनलोड करके आप खुद से देख सकते हैं या निकलवा के रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बावजूद आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
किसी भी प्रकार की कमेंट, किसी भी प्रकार की आपका अगर दिक्कतें समस्याएं हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।